जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन। ये क्लास 10 का है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का है। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, प्रकाश क्या है, प्रकाश के चाल, प्रकाश का स्रोत, किरण, किरण पुंज, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी क्या है, और प्रकाश के परिवर्तन तथा इसके नियम। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रकाश। अब इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश का क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश जो होता है एक कारक होता है। ठीक है, अगर ये हम लोग भौतिकी में पढ़ रहे हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक कारक है। और प्रकाश को अगर शॉर्ट में बोले तो प्रकाश एक ऊर्जा है, और जिसकी सहायता से जो आँख होता है वो किसी वस्तु को आसानी से देख सकता है। अगर प्रकाश ना हो और आँख हो तो बिना प्रकाश के ये आँख किसी वस्तु को देख नहीं सकता है। तो अर्थात आँख को जो ऊर्जा देने का काम करता है, या आँख अगर किसी वस्तु को देखता है तो इसमें जो भूमिका होता है वो प्रकाश का होता है। बिना प्रकाश के कोई भी आँख किसी वस्तु को देख नहीं सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे जानकारी लें तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ टॉपिक। है तो ये डिफिनेशन होगा प्रकाश का कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन बहुत लंबा है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर ये परिभाषा याद ना हो तो ये लिखिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहायता से आँख वस्तु को देखता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पे भी ऐसा भी होता है कि प्रकाश एक भौतिक कारक है। भौतिक कारक है, तो ये भी बता सकते हैं प्रकाश के बारे में, ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को हम लोग कण के रूप में भी अगर अध्ययन करते हैं, प्रकाश को कण के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो अगर प्रकाश को अगर हम लोग कण के रूप में अगर अध्ययन करें, अर्थात प्रकाश कण के रूप में ही पाया जाता है, तो प्रकाश कण के रूप में अगर अध्ययन करेंगे तो वो फोटॉन होता है। फोटॉन होता है, प्रकाश कण के रूप में फोटॉन होता है। फोटॉन होता है। अगर प्रकाश को अगर हम लोग तरंग के रूप में अध्ययन करें तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश के बारे में ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। और प्रकाश के जब चाल की बात करते हैं हम लोग, तो प्रकाश का जो चाल होता है वो ये होता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कभी भी तरंग मतलब उसका दिशा जो होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये होगा कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अर्थात प्रकाश ऐसे इस तरह से गमन नहीं करता है। ठीक है ना, तो प्रकाश के बारे में अगर हम लोग जानकारी और लें तो प्रकाश के अगर चाल की बात करते हैं तो प्रकाश हमेशा जो चलता है वो सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पे अगर प्रकाश की बात करें, प्रकाश के चाल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश का चाल। प्रकाश का जो चाल होता है, यहाँ पे ये जानना होगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश का जो चाल होता है वो सबसे ज़्यादा या सबसे कम कहाँ होता है,
तो अगर हम लोग जाने कि प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये हमारे पास कोई कांच है, ये कांच है। अगर मान लिया जाए कि ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ये पानी है, पानी का हिस्सा है, ये पानी है, या फिर मान लिया जाए कि ये एक ऐसा संरचना है या फिर एक ऐसा माध्यम है, ऐसा वातावरण है जहाँ पे निर्वात है, ठीक है ना? ये तो देखना, अगर हम लोग बात करते हैं कांच, तो कांच आप लोग जानते हैं जो पारदर्शी होता है, आर पार आसानी से जाएगा। तो अगर इसमें प्रकाश को प्रवाहित करें तो एक दिशा से इधर आ जाएगा प्रकाश, एक छोर से दूसरे छोर। इसमें भी अगर हम लोग प्रकाश को अगर हम लोग प्रवाहित करें, प्रकाश को गुजारें, तो ये भी प्रकाश इधर निकलेगा और इधर भी निकलेगा। इसमें भी अगर हम लोग प्रकाश को प्रवाहित करें तो ये भी प्रकाश इधर निकलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होगा, कौन सा माध्यम में होगा? क्या इस माध्यम में होगा या इस माध्यम में होगा या इस माध्यम में होगा? देखिए, अगर माध्यम की बात की जाए तो माध्यम के मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस क्षेत्र में गमन कर रही है या जहाँ पे प्रकाश चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यम। मतलब यहाँ पे कांच में चल रहा है तो ये भी माध्यम होगा, प्रकाश पानी में भी चल रही है तो ये भी माध्यम होगा, प्रकाश निर्वात में भी चल रहा है तो ये भी माध्यम ही होगा। तो प्रकाश के बारे में ये जो बात हम बताए हैं ये आपको याद करके रखना होगा। प्रकाश का जो चाल होता है वो हमेशा सीधी रेखा में वो चलता है। अब इसका जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है प्रकाश की चाल। इसमें भी कुछ पॉइंट है जो हमको याद करना पड़ता है। पहला हवा देखिए, इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है वो प्रकाश की चाल जो होता है वो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। प्रकाश हमेशा एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो एकदम सीधी रेखा बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं सरल रेखा, ठीक है। तो तीसरा जो इसके बारे में याद करके रखना होगा, प्रकाश की चाल बढ़ते क्रम में। मतलब ये हो गया ना कि प्रकाश की चाल इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा और इसमें कुछ होगा। कहने का मतलब ये होता है जैसे कांच में प्रकाश की चाल जो होता है वो लगभग होता है 2 लाख 2 लाख किलो, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में। क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में जो होता है उसका प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जब कांच, पानी और निर्वात की बात करेगा तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो होता है वो निर्वात में होता है, और कांच में जो होता है वो 2 लाख किलोमीटर, अर्थात इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये किसका चाल होगा? ये प्रकाश की चाल होगा। तो ये बात आपको याद करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और बात आता है, जैसे निर्वात के मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग निर्वात का मतलब बताएं, निर्वात निर्वात के मतलब होता है जहाँ हवा ना हो, जहाँ हवा ना हो उस क्षेत्र को उस क्षेत्र को निर्वात कहते हैं। उसके बाद अगर माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम माध्यम का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में प्रकाश गमन करती है उस क्षेत्र को बोलते हैं माध्यम। तो ये भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। जिस क्षेत्र में प्रकाश प्रकाश
गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं। अब इसमें और होता है, एक माध्यम की जब बात करेंगे तो सरल माध्यम और विरल माध्यम। तो जिस क्षेत्र में प्रकाश की चाल बहुत तीव्रता के साथ गमन करती है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, और जिस क्षेत्र में प्रकाश की चाल बहुत धीमी गति से अगर गमन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। तो अगर सघन माध्यम की बात की जाए तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है और विरल माध्यम में जो होता है वो प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग इसको अगर एक और पॉइंट बना दें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है जिस जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। और जब सघन माध्यम की बात करेंगे तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है, यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं अगला पॉइंट, सघन माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट करना वो कर लीजिए। और अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश का स्रोत। चलिए आगे का जो अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रकाश का स्रोत। देखिए प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है, स्रोत मतलब होता है वैसा जगह जहाँ से प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। तो अगर इसको हम लोग परिभाषा लिखें तो ये लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से या जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। यहाँ पे लिख सकते हैं जिस स्थान, या स्थान नहीं बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित के मतलब होता है निकलना। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का जब स्रोत हम लोग देखेंगे तो ये हो सकता है सूरज। ठीक है, या जब हम लोग टॉर्च यूज करते हैं घरों में तो वो भी हो सकता है टॉर्च। ठीक है ना, मोमबत्ती हम लोग जब यूज करते हैं तो वो मोमबत्ती भी हो सकता है मोमबत्ती। लालटेन, हालांकि लालटेन, हाँ लालटेन भी हो सकता है, अब यूज नहीं होता है लेकिन लालटेन होता है। उसके बाद ये जो बिजली का जो बल्ब होता है तो वो बल्ब भी होगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये प्रकाश उत्सर्जन करने वाले या इससे प्रकाश निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। अगर इसको हम लोग बांटे तो प्रकाश स्रोत को दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है ना, प्रकाश स्रोतों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना या बंटवारा करना या वितरण करना।
तो इसको हम लोग देखेंगे तो एक तरफ कर देंगे हम। देखो, इसमें ये याद करके रखना होगा कि इसमें वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं तो प्राकृतिक और मानवकृत। अभी इसके मतलब क्या होता है अभी हम बताते हैं। प्राकृतिक और दूसरा जो होता है मानवकृत। प्राकृतिक के मतलब होता है जो भगवान ने बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मानवकृत। तो जो प्राकृतिक का होगा वो हमारा क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य है। ठीक है, और मानवकृत जो होगा ये सब होगा जैसे टॉर्च, टॉर्च होगा, बल्ब होगा, और भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रकाश का स्रोत। ठीक है, अब आगे जब हम लोग बात करते हैं तो वो है किरण। ठीक है, तो इसको आप समझ लें, इसको साफ कर देते हैं हम। चलिए, आगे का जो टॉपिक है वो है किरण। तो अगर हम लोग किरण की बात करते हैं, किरण, तो किरण जो होता है वो प्रकाश का एक हिस्सा होता है, प्रकाश का एक अंश होता है जो एक रेखा के रूप में वो गमन करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरण। मतलब यहाँ पे ये लिख सकते हैं किरण के बारे में, प्रकाश के एक अंश या भाग या हिस्सा, प्रकाश के एक अंश या भाग या हिस्सा जो रेखा के रूप में गमन गमन करती है, गमन करती है, उसे किरण कहते हैं। ये किरण है। तो किरण के बारे में ये भी हम लोग जानते हैं कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये हम प्रकाश के चाल के बारे में बताए थे कि प्रकाश तो किरण ही होता है ना। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे का जो टॉपिक होगा हमारा किरण पुंज होता है। तो किरण जो होता है ये अगर मान लिया जाए कि जैसे कोई प्रकाश होगा तो प्रकाश का एक हिस्सा अगर होगा तो ये किरण कहलाएगा। मतलब यही तो है, प्रकाश का एक अंश या भाग या हिस्सा जो एक रेखा के रूप में गमन करती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा किरण पुंज होगा। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम साफ करते हैं। आगे का जो पॉइंट है हमारा वो है किरण पुंज। किरण पुंज, देखिए अगर किरण किरण जो होता है वो हम बताया कि वो एक सरल रेखा में चलता है। अब यहाँ पे किरण पुंज, पुंज के मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, ये बात हम आपको बता दें कि पुंज मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, समूह। अब यहाँ पे हम इसके बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किरण अगर समूह में चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और इसको चलने का तरीका जो होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। तो जब चलने का तीन तरीका होता है तब हम लोग ये बोलते हैं कि किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला बात इसी के बारे में होगा, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तो जो पहला होगा हमारा वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे
सारी किरण पुंज। देखिए, अपसारी किरण पुंज के मतलब होता है एक बिंदु से निकलना और पसरते हुए चला जाना। पसरते का मतलब होता है फैलते हुए चला जाना, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखें तो ये कोई बिंदु स्रोत होगा, यहाँ से किरण निकलेगा, एक किरण निकला और निकला और निकला और निकला, ऐसे करके ये फैलते हुए चला जाता है। तो अगर किरण इस समूह में चलता है तो इस किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। जब इसको हम लोग डिफिनेशन देंगे, परिभाषित करेंगे, तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलते चली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब अगला जो किरण पुंज होगा वो होगा हमारा अभिसारी किरण पुंज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा होगा अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्रोत से किरण आता है और एक बिंदु पे आकर के मिल जाता है। इस किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अर्थात अगर इसको जब हम लोग फोटो बनाने के प्रयास करेंगे तो ये अलग अलग ये स्रोत से आ रहा है या कोई फिर इधर से कोई किरण पुंज आ रहा है, ठीक है। किरण को हमेशा एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाएंगे और भी कोई किरण पुंज आएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए, कोई भी किरण किस दिशा में है, किस दिशा में वो गमन कर रही है, इसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग एरो अर्थात तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस बिंदु पे अगर आके मिल रही है किरण, तो आपको जो तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा वो इधर से लगाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि सारा किरण पुंज का जो दिशा होगा वो इसी दिशा में है और सारा किरण पुंज जो है वो एक ही बिंदु पे मिलती है। तो ऐसा किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। यहाँ पे था पसारी अर्थात ये पसर रहा था अर्थात फैल रहा था। यहाँ पे है अभिसारी, अभी का मतलब होता है बिंदु पे मिलना, तो ये अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अब इसका जब हम लोग परिभाषित करेंगे, जब परिभाषा देंगे, तो वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पे आकर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें वैसा किरण पुंज जो विभिन्न स्रोतों से आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। और ये उसका फोटो और ये उसका परिभाषा। अगर आगे की बात हम करें तो तीसरा किरण पुंज जो होगा हमारा वो होगा समांतर किरण पुंज। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अपसारी और ये जो हो गया हमारा अभिसारी। अब हम लोग जब बात करते हैं समांतर किरण पुंज, तो जो तीसरा किरण पुंज होगा वो समांतर किरण पुंज होगा। इसको हम साफ करते हैं।
चलिए देखिए, अगला जो हमारा किरण पुंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के समांतर, ये या तो जा रहा हो या फिर आ रहा हो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है। देखो, समांतर किरण पुंज जो होता है वो इस तरह से होता है, एक दूसरे के समानांतर, या तो जा रही है या तो फिर आ रही है। तो अगर ऐसा होगा, इसका मतलब इधर से ये इधर जा रहा, हो सकता है ये किरण पुंज इधर भी जा सके, तो ये समांतर किरण पुंज कहलाता है। इसको डिफिनेशन जो हम लोग देंगे, बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समानांतर चली जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर चली जाती है या फिर चलती है, एक दूसरे के समानांतर चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर या समांतर किरण पुंज। तो ये हमारा किरण पुंज भी समाप्त हुआ। आगे जो होगा हमारा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, इसको हम लोग साफ करते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ, यहाँ पे लिखते हैं पारदर्शी और पदार्थ, इसके साथ लगाना होगा। देखिए, अर्थात वैसा पदार्थ जिसमें अगर प्रकाश गुजारे तो आर और पार हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब इसका जब उदाहरण हम लोग देखेंगे तो शीशा, शीशा जब वैसा शीशा मतलब जो पेंट किया हुआ रहता है उसको तो हम लोग दर्पण कहते हैं, जिसमें पेंट ना किया हो तो उसको हम लोग शीशा कहते हैं। जैसे कोई चालक होता है, ड्राइवर, उसके सामने एक कांच का आवरण सा होता है, तो वो उसमें अगर हम लोग टॉर्च अगर जलाएं तो प्रकाश आर पार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पारदर्शी पदार्थ। या फिर होता है साफ जल, साफ जल अर्थात साफ सुथरा पानी, उसमें भी अगर हम लोग प्रकाश को प्रवाहित करें तो वह आर पार हो जाएगा। तो इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कांच, और फिर हम लोग जल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पारदर्शी बोले तो हवा भी होगा। तो ये पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। दूसरा होगा अपारदर्शी। आ मतलब होता है ना, ठीक है ना। आ के मतलब होता है ना, आ पार मतलब जिसका पार ना हो। तो यहाँ पे पार ना होने वाली बात जो होगा वो प्रकाश होगा, मतलब वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार ना होगा उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पारदर्शी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपारदर्शी। इसका डिफिनेशन देंगे हम लोग, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। पार मतलब जाना, या फिर आर मतलब उधर से आना, ना होता है उसको हम लोग अपारदर्शी बोल सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे
उदाहरण, अगर उदाहरण की बात करें तो हो सकता है ईंट, पत्थर और किताब। इसके अगर इसके ऊपर कोई किताब हो, उसके ऊपर अगर प्रकाश डालें तो वो आर पार नहीं होगा। जो आर पार नहीं होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। आगे जो हमारा है पॉइंट वो है पारभाषी। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे अगला टॉपिक वो होगा हमारा पारभाषी। देखिए पारभाषी, प्रकाश तो होगा लेकिन वो पूरे तरीके से पार ना होगा। हाँ, इतना एहसास होगा कि हाँ प्रकाश आ रहा है, लेकिन पूरे तरीके से प्रकाश नहीं आर पार होता है। आभास होता है कि हाँ प्रकाश आ रहा है और जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारभाषी। मतलब कुछ प्रकाश के कण पार होता है, पूरे तरीके से ना होता है, आंशिक रूप में होता है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन बनाएंगे हम लोग। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप में, आंशिक रूप में मतलब थोड़ा सा कम मात्रा में, पूरे तरीके से नहीं। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप में पार होता हो या आर पार होता है, पार, आंशिक रूप में पार होता हो, उसे पारभाषी कहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए तो इसमें होता है घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज। जैसे आप तेल लगा करके कागज को अगर आप पलट के देखेंगे तो इधर वाला अक्षर इधर दिखाई देता है, और अगर मान लिया जाए कि कोई कांच हो जिसको घिस दीजिएगा तो आर और पार देखने में आपको साफ सुथरा नहीं दिखाई देता है। तो इसका जो उदाहरण होगा हमारा घिसा हुआ घिसा हुआ कांच, ठीक है, और तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ घिसा हुआ कांच, और कपड़ा भी लिख सकते हैं, कपड़ा। तो इसमें प्रकाश का कुछ कण आर पार हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा पारदर्शी अपारदर्शी का डिफिनेशन और उदाहरण था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। साफ करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम। तो यहाँ पे हम ये सभी को साफ करते हैं। चलिए आगे का जो टॉपिक होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसमें थोड़ा इंक डाल लें हम। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन एक घटना है, ये कोई वस्तु नहीं है। प्रकाश के बारे में हम लोग जाने कि एक ऊर्जा है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है किसी से टकराना और फिर इधर ही लौट जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। अगर मान लिया जाए कि ये मार्कर है, अगर इसको हम इसमें टकराएं तो ये टकरा करके फिर से इधर आ जाएगा, तो ये जो होगा मार्कर का परावर्तन। अगर हम लोग इस पे प्रकाश मारें, प्रकाश डाले तो प्रकाश इससे टकराएगा और टकरा के फिर इधर ही लौट जाए, तो फिर हम लोग बोलते हैं उसको
प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किसी चिकनी सतह पे ज़्यादा होता है। अगर कोई खुरदरी होगा उसपे भी परावर्तन होगा, लेकिन उसपे कुछ कम होता है। लेकिन जो सतह बिल्कुल ज़्यादा चिकना होगा उसमें ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अगर हम लोग देखें काँच, काँच मतलब दर्पण, दर्पण जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने में, अगर वो दर्पण जो होता है अगर उसपे हम लोग प्रकाश डालें तो वो काफ़ी चिकना सतह होता है। तो वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा। अगर हम लोग इसका डेफ़िनेशन की बात करते हैं, तो इसका जो डेफ़िनेशन होगा प्रकाश के परावर्तन कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है और फिर टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं। ये डेफिनेशन है, जब प्रकाश किसी सतह चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात परावर्तन कोई वस्तु नहीं है, परावर्तन एक घटना है। जैसे मान लिया जाए हम ये बताए हैं कि चिकनी सतह, देखिए सतह कोई भी हो प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। अर्थात जब प्रकाश टकराएगा लौट जाएगा, परावर्तन होगा। लेकिन प्रकाश के परावर्तन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है चिकनी सतह पे, ठीक है ना? तो इसको हम लोग और दर्शाने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एक हम दर्पण लेते हैं, ये होगा जिसका सतह समतल है, तो ये होगा हमारा समतल दर्पण। दर्पण के पीछे देखिएगा तो उसके पीछे कुछ रंगीन सा भाग होता है, वो पेंट किया हुआ रहता है। तो ये हम लोग ले लिए दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। इसको हम लोग नाम देते हैं एम, और ये छोर को हम लोग एम डैश कहते हैं। इसमें देखिए कोई प्रकाश, ये चिकना सतह है इधर, तो यहाँ से कोई प्रकाश इससे आकर के और इससे टकरा ले। अगर एक है तो ये किरण है, प्रकाश किरण। यहाँ पे आकर के टकराएगा, जहाँ टकराती है यहीं से किरण उठती है। अर्थात इसी माध्यम में फिर से ये क्या हो जाता है? लौट जाती है ये किरण आकर टकराई और ये चली गई। तो ये हो गया परावर्तन। अगर प्रकाश की किरण इधर से अगर पार हो जाती तब इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन ये पार ना हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु पे होता है, ये एक ही बिंदु पे। ऐसा ना होगा कि ये आपतित किरण यहाँ पे आया, इसको आपतित किरण कहते हैं। अगर यहाँ पे आया और कुछ दूर जाने के बाद ये परावर्तन होगा, ऐसा नहीं होता है। वो जहाँ पे टकराती है किरण वहीं से वो किरण उठती है, अर्थात वो उस दिशा में जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये इसका अगर हम नाम दे देते तो ये ए हो जाता है। इसको हम नाम दे दें अपने मर्जी से तो ओ होगा। इसको नाम दे दें हम बी तो ये बी होगा। आप भी अपने मर्जी से नाम दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण, ये जो टकरा कर चली गई इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच हम इस सतह पे डालते हैं एक लंब, और ये जो लंब डालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, ठीक है? अब यहाँ पे ये और बात याद रखना होगा कि ये आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पे एक कोण बनता है। परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ पे भी एक कोण बनता है जो दोनों बराबर होता है। अर्थात इस वाला कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन
कोण। इस वाला कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और इस कोण को हम लोग सूचित करते हैं I से और इस कोण को सूचित करते हैं R से। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख देंगे I और इसको लिख देंगे R। ठीक है, तो ये परावर्तन का घटना हुआ, प्रकाश के परावर्तन का घटना हुआ। अब अगर हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसका जो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है वो 2 होता है। देखिए, इस बिंदु को भी आपको याद करके रखना होगा और इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु होगा। अगर हम लोग बात करते हैं नियम का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब 2 नियम क्या होता है, यहाँ देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे है, ये आप देख रहे हैं, ये होगा पहला नियम। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहला नियम, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है कि ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम जो हम लोग लिखेंगे वो ये होगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R होगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन था। फिर हम लोग बात करते हैं पूरा आगे का जो क्लास होगा उसमें दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये हम आपके साथ जो मेहनत की है वो आपको पसंद आया होगा।